हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथुरिया क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ 1 मार्कर कराए थे रिलेशन से रिलेटेड। आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में 4 या 6 नंबर में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, बट बेटा एक बात ध्यान रखें, ये आपको तभी समझ आएंगे जब आपने सेकेंड वाली वीडियो ठीक से देखी होगी जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशंस कराए थे। तो भाई पहले उसे देख लो जिन्होंने नहीं देखी है, फिर इसे समझना। ठीक है, तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन। कि भैया एक सेट ऑफ लाइंस है इन एक्स वाई प्लेन। बेटा क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे आपको पता है कि भैया एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये कह रहा है एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन, और कह रहा है दो लाइंस, क्या कह रहा है, आर एक रिलेशन है, आर बी द रिलेशन ऑन एल, मतलब उस सेट ऑफ लाइंस के सेट पे, मतलब बहुत सारी लाइंस है ना, जैसे ऐसे कह लो बहुत सारी लाइंस हैं इस तरीके से, तो इनका सेट बना दिया और उसको हमने कह दिया कि वो एल है। अब उस पर एक रिलेशन बनाई और कह रहा है उस रिलेशन को दो लाइंस L1 और L2 तभी सेटिस्फाई करेंगी व्हेन L1 इज पैरेलल टू L2। समझ गए कि भैया दो लाइंस तभी सेटिस्फाई करेगी जब दोनों पैरेलल होंगी। जैसे मैंने बहुत सारी लाइंस बनाई हैं तो ये सभी कोई पैरेलल थोड़ी है आपस में, तो इनमें से जो दो पैरेलल हैं वो सेटिस्फाई करेगी रिलेशन को। ये मतलब है क्वेश्चन का, है ना। अब आगे क्या कह रहा है, ये आगे कह रहा है शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कह रहा है शो करो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझेंगे। इक्विवेलेंस शो करने के लिए बेटा आपको पता है हमें 3 चीजें चेक करनी होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है। अब ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस की बात हो रही है ना, तो मतलब मान लो मैंने ऐसे थोड़ी सी लाइन ले ली जो कि पैरेलल है आपस में, ये मैंने लाइंस बना ली, ऐसे बहुत सारी बना सकता हूं। अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या देखते हैं हम, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें देखना होता है हर कोई खुद से रिलेट करे। यही होता है ना कि हर किसी की खुद के साथ पेयरिंग हो और वो सेट उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे क्या कह रहा है, दो लाइंस तभी सेटिस्फाई करेगी जब दोनों पैरेलल होंगी। तो कोई लाइन खुद से कब रिलेट करेगी, जब खुद के पैरेलल होगी। भाई मान लो ये एक लाइन है जिसका नाम है L1, क्या L1 खुद के पैरेलल है? हाँ भाई, हर लाइन खुद के तो पैरेलल होती है, क्योंकि खुद से तो उसका स्लोप सेम ही होगा ना। आपको पता है ना, दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप सेम होता है, तो एक लाइन का स्लोप खुद से तो सेम ही होगा, तो हर लाइन खुद के पैरेलल है। इसका मतलब हर लाइन खुद से रिलेट कर रही है, और क्योंकि हर लाइन खुद से रिलेट कर रही है तो वो रिफ्लेक्सिव है रिलेशन, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में यही होता है हर कोई खुद से करे। अब बात करते हैं सिमेट्री की, कि भैया सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक में क्या होता था कि अगर ए बी है तो बी ए बी हो, है ना, मतलब अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी बी ए से रिलेट करे। तो मान लो ये दो लाइंस हैं L1 और L2, भैया अगर L1 L2 के पैरेलल है तो भाई L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी, सही बात है ना। तो यानी कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो हमें पता चल गया L2 भी L1 के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हमेशा होगी। भाई क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें सोचा करो कि करना क्या है एक्चुअल में हमें, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए 3 चीजें देखते हैं। कैसी 3 चीजें देखते हैं, जैसे ये मैंने 3 लाइंस ले ली L1 L2 L3, तो मैं कह रहा हूं कि L1 अगर L2 के पैरेलल है और L2 अगर L3 के पैरेलल है तो L1 L3 के भी पैरेलल होगी। हाँ होगी, वो तो दिख ही रहा है कि भैया अगर ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी, है ना, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी होगी। तो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब समझ आने से काम नहीं चलेगा भाई, पेपर में इसको अच्छी सी लैंग्वेज में लिख के आना पड़ता है, कि जरा सी भी लैंग्वेज इधर उधर हो गई तो आपका आधा नंबर 1 नंबर कट जाता है। तो मैं भी क्या होता है, इसको इसीलिए मैंने पहले से लिख के रख रखा है ताकि कोई छोटी मोटी मिस्टेक ना हो जाए। समझ लो मैंने ही पहले से लिख रखा है तो भैया मिस्टेक होने के चांसेस है ना, तो इसलिए जो बता रहा हूं आपने तरीके से उसको पेपर में लिख के आना है, ठीक है। देखते हैं जरा कैसे करा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बात हो रही थी, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब जब भी आपने किसी क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, सबसे पहले आपने एक एलिमेंट लेना है
कोई भी एलिमेंट जो कि उस सेट से बिलोंग कर रखा है जिस सेट की बात हो रही है। बात किस सेट की हो रही है? एल की। भाई जो सेट ऑफ लाइंस था वो एल था ना, तो हमने एक एलिमेंट लिया यानी कि एक लाइन ली L1 जो कि बिलोंग कर रही है उस सेट से, किससे? L से, ठीक है ना। एक लाइन ले ली L1 जो कि उस सेट L से बिलोंग कर रही है। अब मेरे को क्या चेक करना था कि ये खुद से रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही। अभी आपको पीछे बताया था हर लाइन खुद के तो पैरेलल होती है, तो हम कहेंगे सिंस L1 इज पैरेलल टू L1 एज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कि भैया हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। अब क्योंकि L1 L1 के पैरेलल है, इसका मतलब L1 L1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, कि ये दोनों क्योंकि रिलेट कर रही है ना, कि L1 L1 बिलोंग करेगा रिलेशन से फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, कि हर एक लाइन 1 जो है बिलोंग कर रही है सेट L से, उसकी खुद की पेयरिंग होगी रिलेशन में क्योंकि वो खुद के पैरेलल है, तो इसीलिए R क्या हो गई? रिफ्लेक्सिव। तो इस तरीके से लिखना है आपने भाई। सबसे पहले क्या करोगे? एक एलिमेंट लोगे जो कि उस सेट से बिलोंग कर रहा है जिसकी बात हो रही है, फिर आप देखोगे वो खुद से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब उस कंडीशन को चेक करोगे। L2 की जगह भी L1 को ही रख के चेक करोगे बात सही है कि नहीं। अगर बात सही है तो आप कह दोगे कि L1 L1 बिलोंग्स टू R, तो R इज रिफ्लेक्सिव, खत्म। अब सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है? उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले मान लेना है कि L1 L2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। भाई सिमेट्रिक में यही तो देखते हैं कि ए बी कर रहा है तो बी ए बी करे, तो हमने मान लिया कि ए बी कर रहा है। ए बी मतलब कोई दो लाइन हमने ले ली L1 और L2 जो कि उस सेट से बिलोंग कर रही है, और मान लिया कि L1 L2 रिलेशन में है। अब हम ये भी देखेंगे कि L2 L1 है कि नहीं है, यही है हमारा क्वेश्चन में काम। तो हमने कहा, मान लिया हमने कि L1 L2 रिलेशन में है। जब L1 L2 रिलेशन में है इसका मतलब L1 पैरेलल है L2 के, तभी तो ये रिलेशन में है। अब L1 अगर L2 के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ना कि L2 भी पैरेलल है L1 के, कह सकते हैं। और अगर L2 L1 के पैरेलल होगा तो इसका मतलब L2 L1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। सही बात है कि नहीं? क्योंकि बिलोंग करने की कंडीशन ही यही थी कि पहले वाला दूसरे वाले के पैरेलल हो, वो तो है ही। तो क्योंकि हमें पता लग गया L2 L1 के पैरेलल है, हमने लिख दिया कि L2 L1 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, कि भैया कोई भी दो लाइंस अगर L1 और L2 रिलेशन में है मतलब वो पैरेलल है, तो L2 और L1 भी रिलेशन में होंगी क्योंकि वो भी पैरेलल होंगी। तो हो गया कि हर एक ए बी के लिए बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो आर इज सिमेट्रिक। अब देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, है ना। तो इस बार ही हमने क्या करा, पहले दो लाइंस ली L1 और L2 और मान लिया कि वो रिलेट कर रही है, मतलब L1 L2 रिलेशन में है। एक और ले लिया पेयर L2 और L3 और मान लिया L2 और L3 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना। और ये L1 L2 L3 याद रखना क्या है, ये तीनों कोई लाइंस हैं जो उस सेट से बिलोंग कर रही है L से, जो हमें दे रखा है, ठीक है। अब L1 और L2 क्योंकि हमने मान लिया था रिलेशन से बिलोंग कर रही है, तो वो पैरेलल हो गई ना, क्योंकि बिलोंग ही तभी करेगी जब पैरेलल होगी, कंडीशन वही थी। और L2 और L3 भी हमने मान लिया रिलेशन से बिलोंग कर रही है, तो L2 और L3 भी पैरेलल होगी। अब हमें पता है अगर L1 और L2 पैरेलल है, L2 और L3 पैरेलल है, मतलब ये L1 और L3 दोनों ही L2 के पैरेलल है, तो इसलिए L1 और L3 भी पैरेलल होगी। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो भैया रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी ना। कंडीशन यही तो थी कि दो लाइन पैरेलल हो, हमें पता चला L1 और L3 भी पैरेलल है, इसका मतलब L1 L3 भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, ठीक है ना। कि भैया कोई भी अगर L1 और L2 और L2 L3 बिलोंग करेगा रिलेशन से, यानी कि AB और BC बिलोंग करेगा तो AC भी करेगा। कर दिया ना प्रूव हमने ये। तो इसीलिए R इज ट्रांजिटिव, और R अगर ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो भैया R क्या हो गई, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। तो ये हमने चेक कर लिया इक्विवेलेंस, ठीक है ना, पता लग गया है इक्विवेलेंस। अब एक चीज और करनी थी क्वेश्चन में, कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द लाइन दिस, मतलब इस लाइन से रिलेटेड जितनी भी लाइन्स हैं उनको लिखो। इक्विवेलेंस क्लास का यही मतलब होता था ना कि इससे रिलेटेड जो भी है उसे लिखो। अब ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 4, इसका मतलब पता है आपको कि कोई लाइन कभी भी ऐसे लिखी होती है तो एक आपने फॉर्म पढ़ी थी y इक्वल्स टू mx प्लस c, और m क्या होता था उसमें, स्लोप होता था। तो यानी कि इसका स्लोप क्या है, 2, ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी लाइन अगर मैं लूं और उसका स्लोप 2 हो तो वो इस लाइन के पैरेलल होगी। पैरेलल क्यों ले रहा हूं, कंडीशन ही वही है, पैरेलल होनी चाहिए। तो कोई भी लाइन दुनिया में जिसका स्लोप 2 है वो इसके पैरेलल होगी, चाहे कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी हो,
है ना। तो उसने कहा था इसकी इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो मैंने कहा भैया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द लाइन दिस इज y इक्वल टू 2x प्लस के। मतलब मैंने कहा कोई भी लाइन की शक्ल अगर ऐसी होगी कि जिसका स्लोप 2 होगा और यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो अगर ऐसी शक्ल है तो उसका स्लोप हमेशा 2 होगा और इसका भी 2 है, तो ये हमेशा रिलेट करेगी। यानी कि इस लाइन की इक्विवेलेंस क्लास हमेशा इस शक्ल की होगी। सारे हम नहीं लिख सकते क्योंकि के कुछ भी हो सकता है, तो हमने एक फॉर्म बना के छोड़ दी कि भैया इस शक्ल में जो भी लाइन है वो इसके पैरेलल है, देयरफॉर इसकी इक्विवेलेंस क्लास ये है। ठीक है, वही चीज मैंने लिखी है, एनी लाइन हैविंग स्लोप 2 इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो इसीलिए ये क्या हो गई, इससे रिलेटेड सभी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, हो गया ये इक्विवेलेंस क्लास। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म भाई। अगले पे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई ना कि रिफ्लेक्सिविटी में हमेशा एक एलिमेंट लेना है। ये बात बस अपने दिमाग में पैटर्न फिक्स करो कि रिफ्लेक्सिविटी में एक एलिमेंट लेना है, चेक करना है वो खुद से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिमिट्री में क्या करना है, ऐसे मान लेना है कि ए बी बिलोंग कर रहा है, फिर चेक करना है कि बी ए कर रहा है कि नहीं। अगर बी ए कर गया तो सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिविटी में हमेशा क्या करना है, ए बी और बी सी मान लेने हैं रिलेशन में हैं, फिर आपने चेक करना है ए सी है कि नहीं है, अगर आ गया तो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, यही 3 चीजें करनी है हमेशा। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट रिलेशन आर ऑन द सेट ए, एक सेट ए है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x कोई इंटीजर है, सच दैट x इज बिटवीन 0 to 12, मतलब 0 से लेके 12 तक सारे इंटीजर, फ्रॉम 0 to 12, क्योंकि 0 और 12 भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 अप टू 12 सारे इंटीजर्स इस सेट में हैं। ठीक है ना। अब ये कह रहा है एक रिलेशन है इस सेट पे, मतलब ए टू ए रिलेशन है R, उसकी डेफिनेशन दे रखी है हमें ये कि R के जो एलिमेंट है ए बी, कोई भी कोऑर्डिनेट ए बी तभी सेटिस्फाई करेगा जब a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें ध्यान रखना है इस बार हमारी कंडीशन क्या है कि कोई भी पेयर तभी सेटिस्फाई करेगा जब मॉड ऑफ a माइनस बी मल्टीपल होगा किसका, 4 का। फिर आगे का क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लास वगैरह। अब फिलहाल इक्विवेलेंस रिलेशन हमें इसको चेक करना है ये है कि नहीं, तो फिर से वही करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना भाई। मेरे बोलने से पहले आगे का पढ़ा मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको क्या बताया था, क्या करते हैं, पहले एक एलिमेंट लेंगे जो कि किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ए से, फिर हम चेक करेंगे वो खुद से रिलेट कर रहा है कि नहीं। अगर वो खुद से रिलेट कर रहा है तो भैया रिफ्लेक्सिव होगी, वही चीज देखते हैं। पहले हमने एक एलिमेंट लिया ए जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए बी कब कर रहा था सेटिस्फाई, जब ए माइनस बी मल्टीपल हो किसका, 4 का। तो अब मेरे को ए को ए से चेक करना है, तो मैं इस बी की जगह भी ए रखूंगा, तो ए कब करेगा, जब ए माइनस ए मल्टीपल हो 4 का। ए माइनस ए क्या होता है बच्चों, 0, तो 0 तो सबका ही मल्टीपल होता है, यानी कि अगर ए रखूंगा तो हमेशा 0 आएगा, और 0 सबका मल्टीपल होता है तो इसका मतलब रिलेट करेगा ही ए खुद से, है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो गई। वही चीज़ अब हमने यहाँ पे लिखी है, देखो पहले हमने एक एलिमेंट लिया ए जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और अब हमें पता है कि भैया ए माइनस ए का मॉड करूंगा तो हमेशा क्या आएगा, 0, चाहे मैं ए कुछ भी ले लूँ। क्या लिखा है ये, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कोई भी नंबर ले लूँ मैं इस सेट से तो ए माइनस ए हमेशा 0 होता है, एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 0 तो सबका ही मल्टीपल है, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो इसका मतलब ए खुद से रिलेट कर रहा है, ए की खुद से पेयरिंग हो सकती है, तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू आर, ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है हर एक नंबर, हर एक ए जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए से, उसके लिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है तो आर क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई। ठीक है, अब चेक करना है सिमेट्रिक, कि भैया सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्री के लिए क्या बताया था, पहले हम मान लेंगे कि ए बी बिलोंग कर रहा है, फिर हम प्रूव करेंगे कि बी ए भी बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। अब ए और बी क्या है, ए और बी वो 2 नंबर हैं, कोई भी 2 नंबर जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं ए से। ये बातें लिखनी है सारी तरीके से कि भैया मान लिया कि ए बी एक पेयर है जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ए और बी जो है वो 2 नंबर हैं जो दोनों के दोनों नंबर ए सेट से बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि बात ए सेट की हो रही है। अब हमने क्योंकि माना था कि ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो अब दे रखा था ए बी रिलेशन से तभी बिलोंग करेगा जब ए माइनस बी मल्टीपल हो 4 का।
हमने मान लिया ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर a माइनस बी का मॉड मल्टीपल है 4 का, तो b माइनस ए का मॉड भी तो मल्टीपल होगा 4 का। क्यों? क्योंकि ये दोनों बातें तो सेम ही है। आपको पता है मॉड में तो सब चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, तो आप a माइनस बी करके मॉड करो या b माइनस ए करके मॉड करो, बात तो एक ही आएगी। जब बात ही एक आएगी और ऊपर वाला मल्टीपल है 4 का, तो ये नीचे वाला भी तो मल्टीपल होगा ना 4 का। तो पता लग गया कि b माइनस ए भी मल्टीपल है 4 का। अब क्योंकि b माइनस ए मल्टीपल है 4 का, तो बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। सही बात है कि नहीं? और बी ए रिलेशन से बिलोंग कर गया, हर एक ए बी रिलेशन से जो बिलोंग कर रहा है उसके लिए, तो आर कैसी हो गई? सिमेट्रिक हो गई, ठीक है ना। अब क्या चेक करना है? ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए फिर से वही करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ना मत भाई, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे कि भैया ए बी और बी सी दो पेयर हैं जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर हम शो करेंगे कि ए सी भी कर रहा है, तो भैया हो गई ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो वही हमने चीज़ें करी क्या, पहले हमने दो पेयर लिए ए बी और बी सी, और मान लिया दोनों रिलेशन में हैं, कि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन को, ठीक है। और ए बी और सी जो तीनों नंबर है, वो तीनों के तीनों नंबर किस सेट से होने चाहिए? ए से, ठीक है ना। फिर अब क्योंकि हमने माना था ए बी रिलेशन में लाई कर रहा है, तो वो तभी कर रहा होगा जब ए माइनस बी मल्टीपल होगा 4 का। सही बात है ना। और बी सी भी रिलेशन में लाई कर रहा है, तो तभी कर रहा होगा जब बी माइनस सी मल्टीपल होगा 4 का। अब आगे क्या करूंगा वो बात की बात है, पहले मुझे देखो शो क्या करना है। मुझे शो करना है कि ए सी रिलेशन में है, और ए सी तभी करेगा जब ए माइनस सी मल्टीपल होगा 4 का। वही अब हम शो करेंगे। तो क्योंकि हमें पता था ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ए माइनस बी का मॉड जो है वो 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 इंटू समथिंग। एम कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। ऐसे ही बी माइनस सी भी मल्टीपल है 4 का, तो बी माइनस सी को भी हम लिख सकते हैं 4 इंटू सम नंबर, ठीक है ना, कुछ एन लिख दिया। अब आपको एक चीज़ पता है कि भैया, जैसे एक चीज़ समझाता हूँ इससे पहले, देखो जैसे मॉड एक्स लिखा है 2 है, तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है ना मॉड हर नंबर को पॉजिटिव करता है। तो अगर एक्स +2 या -2 कुछ भी होता और मैं यहाँ पे रखता, तो रिजल्ट तो 2 ही आता ना भाई। चाहे मैं एक्स की जगह 2 रखूँ, चाहे मैं एक्स की जगह -2 रखूँ, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? +2, ठीक है ना। तो यानी कि एक्स की वैल्यू दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो इसी को हम एक तरीके से यूँ समझ सकते हैं कि कभी हमें दे रखा हो कि मॉड एक्स अगर कुछ के इक्वल है, तो जब हम मॉड हटाएंगे तो ऐसा कह सकते हैं दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। याद रखनी है, ये बात आगे काम आती है कि मॉड कभी भी हटेगा तो इधर प्लस माइनस आएगा। वजह तो समझ आई गई होगी क्यों आएगा। तो जैसे अब यहाँ पे मॉड था और मैंने मॉड हटाया, तो मॉड हट गया, ए माइनस बी हो गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी मॉड हटाया तो इधर प्लस माइनस का साइन लग गया, ठीक है ना। अब ये दो इक्वेशन थी, तो मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। इसकी LHS प्लस इसकी LHS, ये देखो दोनों ऐड हो गई, और इसकी RHS प्लस इसकी RHS ऐड हो गए ना। तो जब मैंने ऐड किया तो B और B कट गया, रिजल्ट क्या आया? A माइनस सी। यहाँ पे +-4 कॉमन ले लिया। अब अगर मैं फिर से दोनों तरफ मॉड ले लूँ, तो ये प्लस माइनस का साइन तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि मॉड का मतलब क्या है? हर चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। तो मॉड अगर दोनों तरफ लूँगा तो ये प्लस माइनस का साइन हट गया। तो अब मेरे को दिखा कि A माइनस सी जो है वो भी 4 का मल्टीपल है। तो मैंने लिख दिया कि मॉड A माइनस सी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। और क्योंकि A माइनस सी 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ए सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, है ना। तो हमें पता लग गया कि भैया ए सी हमेशा बिलोंग करेगा रिलेशन से फॉर ऑल ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, कि जो भी ए बी और बी सी रिलेशन में होंगे उसके लिए ए सी हमेशा रिलेशन में होगा। तो इसीलिए आर क्या है? ट्रांजिटिव है। और आर क्योंकि ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो आर हो गई एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब क्या करना था आगे क्वेश्चन में? आगे वो कह रहा था इक्विवेलेंस क्लास 1 की बताओ। 1 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझते हो ना? इक्विवेलेंस क्लास याद है? 1 इक्विवेलेंस क्लास का मतलब वही होता है जो एलिमेंट इससे रिलेट कर रहे हैं। तो हमें 1 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी थी, तो मैंने मान लिया कि ए कोई एलिमेंट है जो 1 से रिलेट कर रहा है। तो हमने क्या एज्यूम करा कि A1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब कोई ए एलिमेंट है जो 1 से रिलेट कर रहा है। अब अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ए बी तब बिलोंग करेगा जब A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो A1 कब करेगा रिलेशन से बिलोंग? जब A माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सही बात है ना। तो अब A की जगह क्या क्या रखूं कि भैया ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए?
ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। और जो ए की वैल्यू रखनी है वो हमेशा सेट ए से ही रखनी है। ये जो सेट ए था, इस सेट ए में 0 से लेके 12 तक नंबर्स थे ना, तो क्या क्या रख सकता हूँ? तो देखो मैंने ये 3 नंबर लिखे हैं। एक तो 1 रखूंगा तो क्या आएगा? 0, 0 तो होता ही है 4 का मल्टीपल। एक 5 रखूंगा तो कितना आएगा? 4, वो भी 4 का मल्टीपल होता है। 9 रखूंगा तो 8 आएगा, वो भी 4 का मल्टीपल होता है। इनके अलावा आप कोई भी नंबर 0 से 12 तक रख के देख लो, कुछ भी रख लो जो आपका दिल करे। मान लो आपने 6 रख लिया तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 कोई 4 का मल्टीपल तो नहीं होता ना, तो कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बस ये 3 कर रहे हैं। तो यानी कि ए की इक्विवेलेंस क्लास, सॉरी ए की नहीं 1 की, किसकी? 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई? 159। ठीक है बच्चों, मतलब ये तीनों एलिमेंट 1 से रिलेट कर रहे हैं। ये याद रखना है कि ये जो ए लेना है हमने, जो हमने ए की वैल्यू ली है वो हमेशा सेट ए से लेनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। बेटा जब तक आपको एक क्वेश्चन क्लियर ना हो उसे ही दोबारा समझो, तब अगला क्वेश्चन समझो। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब पहले से ही दे रखा है हमें कि दो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस है मतलब वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव सब है ना। ऑन सेट ए, कोई सेट ए है उस पर ये दोनों सब कुछ है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब कह रहा है शो करो कि एक नई रिलेशन है R1 इंटरसेक्शन R2। इंटरसेक्शन तो पता है ना सबको, कॉमन। तो एक नई रिलेशन बनानी है जिसमें R1 और R2 के इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाले एलिमेंट हो। तो वो जो रिलेशन नई बनेगी वो भी हमें शो करना है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करना होता था, याद है ना? रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते थे? रिफ्लेक्सिविटी के लिए पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले एक नंबर लिया ए जो कि बिलोंग कर रहा है किससे? उस सेट ए से जिसकी बात हो रही है। अब एक बात बताओ मेरे को, जब ए सेट ए में है तो ए रिलेशन 1 में तो होगा ही। क्यों होगा R1 में? क्योंकि R1 पहले से दे रहा था इक्विवेलेंस है। अब जो चीज़ इक्विवेलेंस है वो रिफ्लेक्सिव तो रही होगी, है ना। और रिफ्लेक्सिव में तो ए होता है हमेशा। तो क्योंकि R1 और R2 हमें पहले से ही पता है रिफ्लेक्सिव है, तो ए R1 में भी होगा और ए R2 में भी होगा, है ना। ये मैंने देखो रीज़न दिया है, एज R1 और R2 बोथ आर रिफ्लेक्सिव। क्योंकि दोनों पहले से ही पता है हमें रिफ्लेक्सिव है, तो पक्का दोनों में ए हमेशा होगा। अब जब कोई चीज़ दोनों सेट में है, R1 में भी और R2 में भी, तो बेटा उनके इंटरसेक्शन में भी तो होगी। जब कोई चीज़ दोनों सेट में होती है तो इंटरसेक्शन में भी होती है। तो क्योंकि ए R1 में भी था, R2 में भी था, तो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। और हमें पता लग गया ए R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव तभी तो होता है जब उसमें ए हो, है ना। हो गया रिफ्लेक्सिव। अब हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्री है, सिमेट्री चेक करेंगे, मतलब सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते थे, पहले मान लेंगे ए बी उसमें है, फिर प्रूफ करेंगे बी ए भी उसमें है। तो कैसे करेंगे, वही पहले हमने मान लिया कि ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। R1 इंटरसेक्शन R2 में क्यों माना? क्योंकि चेक तो R1 इंटरसेक्शन R2 को करना है ना, R1 और R2 को थोड़ी चेक करना है, वो तो पहले से ही पता है इक्विवेलेंस है। चेक हमें करना है किसको? R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो हमने एक पेयर अज्यूम किया ए बी जो कि R1 इंटरसेक्शन R2 में है, और ए और बी क्या है, कोई भी दो नंबर्स हैं जो कि उस ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब क्योंकि ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, बेटा कोई भी चीज़ अगर दोनों के इंटरसेक्शन में है R1 और R2 के, तो पक्का वो दोनों में रही होगी। R1 और R2 दोनों में होगी तभी तो इंटरसेक्शन में है। तो मुझे पता लगा ये इंटरसेक्शन में थी, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि भैया ए बी R1 में भी होगा और ए बी R2 में भी होगा। ठीक है ना। अब ए बी अगर R1 में है तो बी ए भी R1 में होगा। क्यों? क्योंकि R1 और R2 पहले से ही सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है ना। इक्विवेलेंस मतलब सिमेट्रिक भी तो है। तो भैया ए बी अगर R1 में है, अब क्योंकि R1 पहले से ही पता है हमें सिमेट्रिक है, तो बी ए भी R1 में होगा। सिमिलरली ए बी अगर R2 में है तो बी ए R2 में भी होगा, क्योंकि R2 भी सिमेट्रिक है ना। लिखा है ना R1 और R2 बोथ आर सिमेट्रिक, तो दोनों में अगर ए बी है तो बी ए भी रहा होगा। अब बी ए एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में है, R1 में भी R2 में भी। तो जब कोई चीज़ दोनों में होती है तो अभी तो बताया था इंटरसेक्शन में तो होगी। अब क्योंकि बी ए R1 में भी है R2 में भी है, तो बी ए R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। तो हमें पता चल गया कि बी ए है भैया R1 इंटरसेक्शन R2 में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। कि भैया जितने भी ए बी हैं R1 इंटरसेक्शन R2 में, उनके लिए बी ए भी है R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो इसीलिए R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। ये R नहीं लिखना है, क्या लिखना है यहाँ?
R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। R1 इंटरसेक्शन R2 की बात हो रही है ना, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी में क्या चेक करते हैं कि हम पहले मान लेंगे कि दो पेयर उसमें हैं, AB और BC, फिर हम शो करेंगे AC भी उसमें है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले मान लिया दो पेयर AB और BC किस में है, R1 इंटरसेक्शन R2 में, ठीक है। वही फिर से ये जो 3 नंबर है A, B और C, वो किस में होने चाहिए, सेट A में होने चाहिए। ये तो आपको हमेशा लिखना है कि जिन नंबर की बात हो रही है वो उसी सेट में होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमने मान लिया AB और BC R1 इंटरसेक्शन R2 में है। जब AB और BC इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो दोनों इंटरसेक्शन में तभी हैं जब R1 में भी होंगे और R2 में भी होंगे। सही बात है ना, इंटरसेक्शन में जो चीज़ होती है वो दोनों सेट्स में होती है। तो AB और BC दोनों ही R1 में भी होंगे और R2 में भी होंगे। ये लिखा है यहाँ पे कि AB और BC R1 में भी होंगे और AB और BC R2 में भी होंगे। अब जब AB और BC R1 में है तो बेटा AC भी तो होगा R1 में। क्यों, क्योंकि R1 पहले से ही पता है इक्विवेलेंस है, यानी ट्रांजिटिव भी होगी, है ना। क्योंकि R1 पहले से ही पता है ट्रांजिटिव है और AB और BC उसमें है तो पक्का AC उसमें होगा। ऐसे ही R2 भी पहले से पता है ट्रांजिटिव है और AB और BC उसमें है तो AC भी उसमें होगा। अब जब AC R1 में भी है और AC R2 में भी है, दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा। तो वही लिखा है मैंने कि AC R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। अब AC है, इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 में। फॉर ऑल AB BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, कि जो भी AB और BC इंटरसेक्शन में है उनके लिए AC भी है। तो पता लग गया, क्योंकि AC है तो ट्रांजिटिव भी है और R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांजिटिव पता लग गया, इसीलिए क्योंकि तीनों है वो, तो भैया वो इक्विवेलेंस भी है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से खुद लिखने हैं और पूरा एक एक स्टेप तरीके से लिखना है, मैच करना है आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके, फिर अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट ही हैं। जो भी आपको मैं 2-3 वीडियोस में क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो कर लिए तो समझ लो आपका चैप्टर खत्म। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।